हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर से ये रिवीजन क्लासेस फिर से लेकर मैं आ गया हूँ। तो पिछले क्लास में हमने कहाँ पे बंद करा था। ये अपना पिछले क्लास तक अपना कैपिटल का सारा कुछ हो गया था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में फिर से यहाँ से चालू करेंगे। तो एक पहले कुछ दो बात हो जाए आप लोगों से रूबरू होने के लिए। कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए अगर नदियां तो समुंदर की तलाश कर। यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, पर टूट जाए जो पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। तो इन्हीं सबके साथ मैं फिर से आज का ये क्लास चालू करता हूं, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा। और अगर आप लोगों की कोई भी परेशानी या कुछ भी अगर और आपको मेरे से चाहिए तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर मेरा नंबर है 7011013929। इस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। और दूसरा है 8816872887, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर बिना कुछ देरी किए मैं चालू करता हूं अपना क्लास। तो लाभ हानि नियोजन खाता से मैं चालू करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। पहली क्वेश्चन आती है कि लाभ हानि नियोजन खाता एक्चुअल में है क्या। तो इसके लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा कि प्रॉफिट और लॉस, जो कि बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है, वो हम किससे निकाल लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके। बट जब साझेदारी के बीच का जो ट्रांजेक्शन होता है, जो एक दूसरे के साझेदार के बीच, क्योंकि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पार्टनर होते हैं, तो इन सारे के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उन ट्रांजेक्शन को मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो एक बार इसको रीड करते हैं क्या सब है इसमें। कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। यह वह खाता है जो साझेदारों में लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। इस खाते को शुद्ध लाभ एवं आहरणों पर ब्याज के लिए क्रेडिट किया जाता है और पूंजी पर ब्याज साझेदारों के वेतन, कमीशन तथा संचय में हस्तांतरण से डेबिट किया जाता है। इन समायोजनों के पश्चात शुद्ध लाभ को साझेदारों में तय अनुपात में विभाजित किया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में शुद्ध लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे, हम बराबर इक्वल रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद आते हैं इसकी विशेषताएं क्या सब है, लाभ हानि नियोजन खाता की विशेषताएं क्या सब है। कहते हैं यह लाभ हानि खाते का विस्तार है। क्लियर, पहले जो पढ़ा उसी को अब पॉइंट वाइज कर रहा है ये। इसे साझेदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें की जाने वाली प्रविष्टियां साझेदारी संलेख अथवा साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित की होती है। यह खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। और पांचवी, यह एक नाम मात्र का खाता है। तो इस हिसाब से ये लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसका अकाउंट में देख ले। अकाउंट में एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके डेबिट साइड में और इसके क्रेडिट साइड में क्या सब आइटम आएंगे। कहता है क्रेडिट साइड की वाले मैं बात करता हूँ। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होगा प्रॉफिट वाला, वो आएगा क्रेडिट साइड में। फिर क्या सब आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएंगे। फिर जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लॉस जो भी होगा, तो लाभ हानि नियोजन खाता में का विशेषता क्या सब है। यह कहता है यह लाभ हानि खाता का विस्तार है। इसे साझेदारी फर्म द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा, तीसरा है इससे की जाने वाली प्रविष्टियां साझेदारी संलेख अथवा साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्देशित होती है। चौथा है यह खाता लेखांकन वर्ष में शुद्ध लाभ के बंटवारे को प्रदर्शित करता है। और पांचवा है यह एक नाम मात्र खाता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में कौन सी आइटम आएंगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कौन से आइटम आएंगे। कहता है क्रेडिट वाले में प्रॉफिट आएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, वो इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा। फिर इसके डेबिट साइड में क्या आएंगे, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस हुआ है तो उसके डेबिट में आएगा। और इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर आएंगे। उसके बाद कमीशन
टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब सारे कहाँ पे आ जाएंगे, इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बात करते हैं इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी ये जो बैलेंस बचेगा उसको क्या करेंगे हम, इक्वल रेशियो या जो अगर कुछ दिया हो अलग से रेशियो तो उस रेशियो में, नहीं तो हम इक्वल रेशियो में इसको बांट देंगे। अब एक नोट दिया हुआ है, कहता है यदि लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट भाग का योग क्रेडिट भाग से योग से अधिक हो तो शुद्ध हानि होगी। ठीक है, शुद्ध हानि को सभी साझेदारों में उसके लाभ हानि अनुपात में विभाजित किया जाएगा और इसे इस खाते के क्रेडिट भाग में दिखाया जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उसके बाद कहते हैं लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता में अंतर क्या है। तो यह वर्ष के लाभ हानि खाता वर्ष के दौरान अर्जित लाभ हानि निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है और लाभ हानि नियोजन खाता यह अवधि विशेष के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा कहते हैं इसे व्यापार खाते तैयार करने के पश्चात किया जाता है और लाभ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को इसे लाभ हानि खाता के बाद तैयार किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाता में आय व्यय की मदों को दिखाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसमें नियोजन संबंधी मदें दिखाई जाती है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, कमीशन, आहरणों पर ब्याज इत्यादि। उसके बाद लाभ हानि खाता में लाभ हानि खाता के निर्माण में मिलान सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाले में इसे तैयार करते समय मिलान सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे सभी व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे सिर्फ साझेदारी फर्मों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ये सब दोनों का डिफरेंसेज हो गए। अब इसकी जनरल एंट्री पे चलते हैं, सब थोड़ा सा इसको पर भी एक नजर डाल देते हैं। जनरल एंट्री यहाँ पर कहता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट शेष आता है, यानी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट होता है, तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब बात आती है अगर हानि होती है तो क्या करेंगे, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कहाँ पे चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अब क्या और दूसरे आइटम सब क्या आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो और कैपिटल पर इंटरेस्ट डाल रहे हो, दे रहे हो पार्टनर्स को, तो वो इंटरेस्ट जो है कैपिटल वाला इंटरेस्ट वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंसेज है। तो नॉर्मल सी बात है, जो इंटरेस्ट कैपिटल पर आप जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेज है। तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन खर्चा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेबिट किया और ये जाएगा कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाकर एड हो जाएगा। तो पहला एंट्री क्या बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। फिर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दोनों को अगर मिक्सअप कर दें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसके में भी आप यही सोच लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फिर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इन दोनों को अगर मर्ज कर दें तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों मर्ज करके आ जाएगा। अब बात आती है कि सैलरी कमीशन अगर पार्टनर को दे रहे हैं तो क्या है, सैलरी कमीशन फर्म के लिए तो खर्चे ही हैं। तो सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कमीशन, ठीक है। अब अगर कोई रिजर्व है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा, चाहे क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, तो उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे और वो कहाँ पे चला जाएगा, रेशियो के हिसाब से पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा। तो ये सब सारी सिचुएशन क्या रही,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्रियां और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं और उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या और उनकी विशेषताएं क्या है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अब बात करते हैं आगे। आगे कौन सा टॉपिक है अपना अगला? अगला टॉपिक है अपना कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट और कैपिटल पर जो हम इंटरेस्ट करेंगे उसको कैसे कैलकुलेट करें। कहता है एक साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी है उस समय होगा जबकि साझेदारी संलेख में ऐसा प्रावधान हो। नॉर्मल केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बट अगर साझेदारी संलेख में ऐसी कोई बातें उल्लेख हो तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। पूंजी पर ब्याज का भुगतान उसी समय किया जाता है जब इसका प्रावधान साझेदारी संलेख में किया हो। पूंजी पर ब्याज तभी दे होगा जबकि फर्म को लाभ हो। यदि फर्म को हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज उपलब्ध लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये सारी बात हो गई। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पूंजी पर ब्याज इक्वल टू पूंजी जो भी कैपिटल है आपका वो, उसके बाद रेट और उसके बाद समय को मल्टीप्लाई होगा ये तीनों चीज, डिवाइड में 100 और अगर समय अगर आपके 1 साल से कम है तो 2/12। तो इससे आप क्या करोगे, महीना में अगर है आपकी समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान के चलो बीच में कोई कैपिटल लगा रहा है तो क्या होगा, उस पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट तो आप दोगे नहीं, उस पर जब लगा रहा है उसके बाद उससे इंटरेस्ट दोगे तो वहां पे मंथ आ जाएगा या फिर कभी दिन आ जाएगा। तो उस हिसाब से दिन अगर लोगे तो आप 365 दिन लोगे, 365 बट्टा जो भी दिन होगा वो बट्टा 365, और अगर मंथ में रहा होगा वो तो मंथ बट्टा 12। ठीक है। अब बातें आती है कि पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय हमको कौन से कैपिटल की बात करेंगे। तो कहता है कि पूंजी पर ब्याज की गणना जब करोगे ना आप, तो उसके लिए आप ओपनिंग कैपिटल पर बात करोगे, प्रारंभिक शेष पर आप उस पर इंटरेस्ट जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में प्रारंभिक शेष आपको दिया नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मान को चलो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स प्रोसेस से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा। तो पूंजी का प्रारंभिक शेष इक्वल टू पूंजी का अंतिम शेष प्लस आहरण पर ब्याज माइनस क्रेडिट की गई पूंजी पर ब्याज, वेतन अथवा कमीशन माइनस विनियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी और माइनस क्रेडिट किया गया लाभ। मतलब सिंपल सी बात बोलता है कि जैसे प्रॉफिट कैपिटल में आप क्या करते हो, कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो जो जो आइटम जोड़ते हो ना उस आइटम को क्या करना है, घटा देना है, और जो जो आइटम घटाते हो उस आइटम को क्या करना है, जोड़ देना है। अब बात करती है यदि पूंजी खाता अस्थाई हो तो क्या सब होगा। तो प्रारंभिक पूंजी पर जाने के लिए क्या, बस 2-3 आइटम जोड़ घटाव करने हैं। पहले पूंजी का अंतिम शेष जो भी होगा वो प्लस पूंजी की निकासी जो निकाल लिया उसको प्लस करने हैं, और माइनस क्या करेंगे, नियोजित की गई अतिरिक्त पूंजी, मतलब जो पूंजी क्या क्या आपने निकासी हो गया तो जो पूंजी आपने डाला है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आपका ओपनिंग कैपिटल पे आप अपने आप चले जाओगे रिवर्स प्रोसेस से। कभी कभी फर्म के लाभ पूंजी पर ब्याज देने के लिए पर्याप्त नहीं होती, ऐसी स्थिति में उपलब्ध लाभों को पूंजी पर ब्याज के अनुपात में बांटा जाएगा। अब देखो, अब भाई ये 3 कंडीशन बोलता है कि पूंजी पर ब्याज कब देंगे कब नहीं देंगे। तो पहले तो नॉर्मल केस क्या बोला कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा लिखा हो तो हम पूंजी पर ब्याज देंगे अथवा हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। अब 3 कंडीशन इसके बाद भी आती है। ये क्या 3 कंडीशन है, कहता है साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए कुछ भी लिखा हुआ न हो। अब मैं बताता हूँ, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए कुछ भी लिखा हुआ ना हो तो हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं यदि साझेदारी संलेख या समझौता में पूंजी पर ब्याज को प्रभार या व्यय के रूप में मानने का उल्लेख हो, अर्थात लाभ हो या न हो ब्याज दिया जाना है। मतलब सिंपल सी बात होता है, अगर प्रभार के रूप में अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, तो यदि साझेदारी संलेख या समझौता में पूंजी पर ब्याज को प्रभार या व्यय के रूप में मानने का उल्लेख हो, मतलब एज आप क्या करोगे, इसको प्रभार पर अगर मानोगे तो हम क्या करेंगे, उस पर पूंजी चाहे तो क्या है, फर्म में लाभ हो या हानि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इस कारण जो हानि उत्पन्न होगी उससे सभी साझेदार द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में क्या करेंगे, हम सहन कर लेंगे। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज दिए जाने का उल्लेख हो परंतु इस बात का उल्लेख न हो कि वह ब्याज प्रभार के रूप में होगा अथवा विनियोजन के रूप में, मतलब एप्रोप्रिएशन होगा या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा,
तो जब ये दोनों कुछ भी बात लिखा ना हुआ हो तो हम क्या करेंगे, तब 3 कंडीशन आती है। दूसरा का 3 कंडीशन क्या, यदि फर्म में पूंजी पर ब्याज के बराबर या अधिक लाभ हो, चाहे तो पूंजी पर जितना ब्याज देना है उतना लाभ हो या उससे अधिक लाभ हो, तब तो कोई बात नहीं, आप पूरा का पूरा ब्याज दे दो। उसके बाद यदि ब्याज देने से पूर्व लाभ की राशि ब्याज से कम हो, मतलब जो आप ब्याज दोगे उससे पूर्व लाभ की राशि ब्याज से कम हो, तो क्या होगा, इस स्थिति में पूंजी पर ब्याज केवल फर्म के लाभों में से ही दिया जाएगा, मतलब जितना लाभ होगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और उससे ज्यादा नहीं देंगे। और यदि फर्म की हानि हो तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, हानि का लाभ विभाजन अनुपात में, हानि का विभाजन लाभ हानि अनुपात में किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना, 1 मिनट भाई रुक जाओ। अगला टॉपिक है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में क्या सब करेंगे हम, तो इसका एंट्री तो मैं अपने लोगों ने पहले देख लिया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब दो बातें आती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हो रहा है वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इन दोनों का एक बार हम देख लेते हैं, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में है ये साझेदार की पूंजी का भाग होता है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में होता है यह अनुमानित लाभ का भाग होता है। फिर अगला कहता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इसे पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, और और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में इसे आहरण खाता में डेबिट किया जाता है। फिर तीसरा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में इसे साझेदारों की पूंजी कम हो जाती है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में इसमें साझेदार की पूंजी कम नहीं होती है। चौथा, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय इसे ध्यान में रखा जाता है, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में पूंजी पर ब्याज गणना करते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों का डिफरेंसेज है। आहरण पर ब्याज केवल तभी वसूल किया जाता है जब साझेदारी संलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हो। अगर साझेदारी संलेख ऐसा कुछ नहीं बोलता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है या, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे। उसके बाद साझेदारों के आहरण पर ब्याज की गणना, साझेदारी के आहरण पर ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे। कहते हैं एक तो आप सिंपल मेथड है, तो आप सिंपल मेथड से चले जाओ, और एक है प्रोडक्ट मेथड, मतलब सरल विधि और गुणनफल विधि। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो नॉर्मल सी आपको सारा ड्राइंग दे रखा है, ड्राइंग पर आपका इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट लगा दो, और कितने महीने का या कितने दिन का लगाना है वो अपने हिसाब से आप लगा दो। ये तो मान के चलो आप सरल विधि से हो गया। उसके बाद आ जाती है गुणनफल विधि, जितना महीने या जितने दिन का लगाना है, तो दिन महीने का लगाओगे तो आपको 1/12 हो जाएगा, और अगर दिन का लगाओगे तो जितना दिन होगा वो डिवाइड बाय 365, मतलब 365 दिन, इस हिसाब से आपका निकल जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर ड्राइंग तो आपको मान के चलो ठीक है, इंटरेस्ट कितना परसेंट, सॉरी इंटरेस्ट भी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम दिन क्या लें। तो कभी, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ये आ जाती है कि कभी कभी आप हर साल के पहले में निकालते हो पूरा, मतलब हर साल के नहीं, हर मंथ के पहले में निकालते हो उस साल में, और उस कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीच में निकाल रहे हैं, हर मंथ के बीच में निकाल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हर मंथ के लास्ट में निकाल रहे हैं, कभी होता है कि हम हर तिमाही के फर्स्ट में निकाल रहे हैं, फिर कभी होता है हर तिमाही के बीच में निकाल रहे हैं, फिर हर तिमाही के लास्ट में निकाल रहे हैं, कभी छमाही पर निकाल रहे हैं। तो ये सब सारा चीज ऐसा कभी कभी आपको, मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, कहता है कुछ नहीं करना, आप टोटल प्रोडक्ट करो, आप क्या करो, दोनों को जोड़ लो, एवरेज कर लो आप। जैसे पहले पर मान के चलो हर महीने के शुरू में निकाल दें, पहले पर कितना लगेगा, 12 महीने का इंटरेस्ट देना है, और लास्ट वाले पर कितना लगेगा, क्योंकि मान के चलो 1 अप्रैल को निकाला, तो 1 अप्रैल को निकाला, 1 मई को निकाला, 1 जून को निकाला, ऐसे करके नेक्स्ट ईयर ऑफ 31 मार्च का जो फर्स्ट दिन होगा, मतलब 1 मार्च नेक्स्ट ईयर, उसमें भी आपने निकाला होगा। तो हर महीने के पहले तारीख को, तो पहले तारीख जैसे 1 अप्रैल को निकाला, तो इस पर कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का लगेगा। फिर अगर लास्ट वाला जो महीने का 31 मार्च, तो उस वाले महीने के आप पहले दिन निकाले होंगे, मतलब 1 मार्च को निकाले होंगे, तो क्या होगा, उस पर भी 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 12 महीने पहले वाले पर और 1 महीना लास्ट वाले पर, मतलब 13 महीना, 13 महीने का एवरेज कर लो तो कितना हो जाएगा, 6.5, मतलब 6.5 मंथ। तो 6.5 मंथ लेकर के आप ये इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई।
अब बात करते हैं, इसी तरह बहुत सारे कंडीशन दिए होंगे। यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो तो हम क्या करेंगे, आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और पूरे साल समान दर से अगर ड्राइंग हुआ हो तो हम क्या करेंगे, 6 माह का ब्याज निकाल लेंगे। और एक और कंडीशन है इसमें, कहता है जब ब्याज की दर के साथ प्रतिवर्ष लिखा न हो तो क्या करेंगे। इस स्थिति में ब्याज की गणना पूरे 1 वर्ष से किया जाएगा। समय तत्व अर्थात आहरण की तिथि व माह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मतलब प्रतिवर्ष पर एनम वर्ड अगर ना लिखा हो तो हम पूरे का पूरे साल पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो एक तो वो हो गई, और अगर आपको समान दर से निकाली गई हो और पर एनम मतलब तिथि का उल्लेख ना हो तो हम क्या करेंगे, 6 महीने का निकाल लेंगे। बाद बाकी सारा कंडीशन नॉर्मल वही सिचुएशन है कि एवरेज निकालो आप, क्योंकि यहाँ पे मंथ में ही प्रॉब्लम होती है। रेट भी आपको दिया रहेगा, अमाउंट भी आपको दिया रहेगा, मंथ में प्रॉब्लम होती है। तो मंथ को आप कुछ नहीं करना। अगर हर मान को चलो पहले वाले महीने पर 11.5, अगर मिडिल हर मंथ के मिडिल में निकाल रहे हो तो पहले पर 11.5 और लास्ट पर आधा, तो 11.5 और आधा मतलब 12/12 मतलब 6। तो इस हिसाब से आप अगर क्वार्टर में ऐसे ही हो तो आप पहले वाले पर देखो कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा और फिर लास्ट वाले पर देखो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा और दोनों को एवरेज कर लो और वही आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ड्राइंग भी आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो इस तरह से आपका ड्राइंग टॉपिक भी खत्म हो गया। उसके बाद साझेदार के ऋण पर ब्याज, कहता है साझेदार के ऋण पर कितनी ब्याज दोगे। साझेदार के ऋण पर अगर पार्टनर साझेदारी संलेख में कुछ ऐसा बात ना लिखी गई हो तो साझेदारी संलेख पर हम 6% की दर से ऋण देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जब कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त कोई राशि फर्म को अग्रिम या ऋण के रूप में देता है तो इसे साझेदार का ऋण कहा जाता है। यह साझेदार की पूंजी से भिन्न होता है और इसे साझेदार के ऋण खाते में अभिलेखित किया जाता है, न कि लाभ हानि नियोजन खाते में। ये कहाँ पे जाएगा, साझेदार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद केस दिया हुआ है, यदि साझेदार के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में समझौता पत्र मतलब साझेदारी संलेख में कुछ न दिया हो तो उस स्थिति में साझेदार की तय दर से ब्याज पाने का अधिकार है। मतलब अगर साझेदारी संलेख में इसके बारे में अलग से कुछ बातें मेंशन है तो उसके अनुसार हिसाब से चलेंगे, और अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। हानि होने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हानि होने पर भी ब्याज दिया जाएगा। सॉरी यहाँ पर हानि होने पर भी मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन वाले में क्या करना है, हानि होने पर भी ब्याज दिया जाएगा। यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसकी एंट्रियां क्या हो गई, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, ये हो गई। अब कहते हैं कि अब ये एक अगला टॉपिक आता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में अंतर क्या है। कहते हैं प्रकृति मतलब नेचर, यह उन व्ययों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या उन व्ययों को सूचित करता है जो शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करते समय लाभों में से घटाए जाते हैं, और एप्रोप्रिएशन में यह विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को सूचित करता है। रिकॉर्डिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया जाता है, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लाभों पर प्रभार को हानि होने की दशा में भी लाभों में से चार्ज किया जाता है, और चार्ज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में समायोजन तभी किए जाएंगे जब केवल लाभ हो। उसके बाद उदाहरण, साझेदार के ऋण पर ब्याज तथा साझेदार को दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में साझेदार के ऋण पर ब्याज तथा साझेदार को दिया गया किराया, और एप्रोप्रिएशन वाले में कहते पूंजी तथा आहरणों पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, कमीशन आदि ये सब क्या चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर। अगर पार्टनर को आप रेंट पेड कर रहे हो तो क्या आप एंट्री करोगे, साझेदार के ऋण पर ब्याज की तरह साझेदार को उनके भवन परिसर का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए चुकाया जाने वाला किराया होता है, अतः इसे लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सिंपल सी बात है भाई, ये आप समझ लो ना कि अगर मान के चलो आप कहीं तो रेंट पर रूम लोगे ही, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको रेंट तो कहीं पे आप लोगे, तो अगर पार्टनर का खुद का अगर वो है स्पेस है तो आप उसको रेंट पे ले लो। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप कहीं पे दोगे तो आप उसी को रेंट दो, तो ये कहाँ पे जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, न कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी टू पार्टनर कहाँ पे जाएगा, साझेदार संलेख में अगर इसकी बात है तो सैलरी टू पार्टनर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। और ये कहाँ पे करेंगे, ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये डेबिट में जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर दो तरीके से होता है, और यह एक्चुअल में है क्या,
दो बातें यहाँ पे आती है, कहता है मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, और अगर साझेदारी को कमीशन दे रहे हो तो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट है। तो साझेदारों को कमीशन, कमीशन से कहता है दो कंडीशन आती है, एक कहता है कमीशन बिफोर चार्जिंग सच एज कमीशन, मतलब कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ पर कमीशन और कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर कमीशन। तो दो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, कहते हैं कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ पर कमीशन, मतलब कमीशन आपने नहीं दिया है उससे पहले जो प्रॉफिट आया है, कमीशन आपने अभी दिया नहीं है, उससे पहले जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट पर आपको कमीशन देना है। तो ठीक है, अगर मान के चलो कमीशन नहीं देने से पूर्व पहले का प्रॉफिट 40,000 है, तो 40,000 का हम क्या करेंगे, 10% अगर कमीशन का रेट है तो 10% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा। तो ये 4,000, ठीक है। तो अब उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना, एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 36,000 का। तो ये तो वो बात हो गई। अब बात करते हैं कमीशन तो देना है, बट क्या करना है, कमीशन के पश्चात के बाद, मतलब कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है। तो कमीशन तभी मैंने निकाला नहीं, तो कमीशन के बाद शुद्ध लाभ पर कौन सा होगा, तो कहता है कमीशन तो आपने निकाला नहीं, बट कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर कमीशन देना है। तो क्या करेंगे हम, अगर कमीशन निकल गया होता तो हम क्या करते हैं, पहले वाले में से कमीशन निकाल देते और फिर जो अमाउंट बचता उस पर हम कमीशन का रेट डाल करके और निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे कमीशन तो दिया ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं है, मेरे को कमीशन निकालना है, या वो भी कब निकालना है, कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ पर। तो सिंपल सी बात, आप ये मान लो कि 10% मान के चलो कमीशन का रेट है और 40,000, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जाम्पल लिया था 40,000, तो 40,000 में क्या सब है, कमीशन भी है और कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो भी है, दोनों है। तो इसका मतलब क्या, 100% तो मान के चलो कमीशन आप ले रहे हो, तो 10% आपका, सॉरी 100% तो आपका प्रॉफिट है, टोटल आप 100% नहीं मानोगे ना, और 10% आपका कमीशन है, तो 100 प्लस 10 मतलब 110% हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहता है कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गुने रेट ऑफ कमीशन, कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गुने रेट ऑफ कमीशन डिवाइड 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक का द एंड होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड, स्पेशल फंड जो भी होगा वो आप उस हिसाब से चला जाएगा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक मिनट दे दो मेरे को। तो और सब बताओ, आप लोग कैसे क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई आप लोग कर भी रहे हो या फिर ऐसे ही चल रही है मजा मस्ती। ठीक है मेरे भाई, तो एक चीज यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है, ये कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा, जो मैंने कमीशन देने के पश्चात के शुद्ध लाभ पर कमीशन, तो कमीशन देने के पश्चात तो शुद्ध लाभ मेरे पास है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट कौन सा होगा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन गुने रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ऐसा होना चाहिए मेरे को। इसको मैं एक बार कंफर्म करूंगा, बट इसमें तो बुक में ऐसा कुछ दिया रखा है, तो मैं एक बार देख करके फिर आप लोगों को इसके बारे में, क्योंकि वो तो प्रॉफिट है ही नहीं और मैं रेट प्लस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन ले रहा हूं, तो वैसे भी ये क्लियर हो जा रहा है। ठीक है भाई मेरे, और आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है अपना, साझेदारी को आप अगर गारंटी दे रहे हो तो इसके लिए क्या करोगे, साझेदारी को आप क्या कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो। तो कहता है पहले नए साझेदार का लाभ में से हिस्सा निकालें। अगर मान के चलो कोई पार्टनर अगर गारंटी दे रहा है या पूरा फर्म गारंटी दे रहा है, तो अगर पार्टनर गारंटी दे रहा है तो अगर प्रॉफिट जो भी गारंटी दे रहा है उतना अगर उसको मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उतना नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट मेरे को उतना नहीं हुआ कि जितना
कि मैंने गारंटी दे रखा है, प्रॉफिट मेरे को उतना नहीं हुआ जितना कि मैंने गारंटी दे रखा है, तो वो लॉस वाला जो मतलब जितना उसको कम हो मिल रहा है वो कम वाला अमाउंट कौन पे करेगा? अगर पार्टनर ने गारंटी दे रखा है तो पार्टनर के प्रॉफिट वाले हिस्से में से जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले के हिस्से में से जाएगा। अगर पूरा फर्म गारंटी दे रखा है तो क्या होगा, वो फर्म पर सबसे पहले उसका प्रॉफिट दे दो, सबसे पहले उसको जो गारंटी दे रखे हो वो गारंटी वाला अमाउंट दे दो, उसके बाद जो भी बचेगा अमाउंट उस अमाउंट को आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर हो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप क्या करो, बांट लो। तो ये होगा ही नए साझेदार को लाभ की गारंटी देना। ठीक है, अब बात करते हैं एक और टॉपिक है उसका पास्ट एडजस्टमेंट वाला। तो पास्ट एडजस्टमेंट वाले में मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, आप इसको स्टेटमेंट हिसाब से बनाना तो शायद बेहतर होगा। उसी बेस पर मैं बोल रहा हूँ कि कैसे क्या करने हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ और बस उसी से आप इसको मैनेज कर लोगे। अगर फिर अभी अगर आपको कोई इश्यू होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इस विधि के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार नहीं किया जाता, बल्कि चूक या त्रुटियां अथवा गलतियों के प्रभाव को दर्शाने के लिए एक विवरण तैयार किया जाता है। शुद्ध प्रभाव को दर्शाने के लिए उस साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है जिसको अधिक राशि से क्रेडिट कर दिया गया था। मतलब जिसको पहले क्रेडिट ज्यादा से कर दिया गया था उसको क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे, और जिसको क्रेडिट नहीं किया गया था उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहता है कोई XYZ एक फर्म का साझेदार है, ठीक है, जो अपना लाभ हानि कितना बांटते हैं, इक्वल टू 1:1:1 में बांटते हैं। कौन सा है, X, Y और Z, और उसकी कैपिटल कितनी है, 40,000, 30,000 और 20,000, ये उसकी कैपिटल है। अब कहता है कि साझेदार सल्लेख में लिखा है कि उसको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है जो कि देने से रह गया, मतलब नहीं दे पाए, भूल से छूट गया। ठीक है, भूल से अगर छूट गया तो क्या करेंगे, क्या हुआ होगा अगर भूल से छूट गया होगा तो। और उसके बाद उसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 45,000। 45,000 प्रॉफिट दिया हुआ, 10% इंटरेस्ट और कैपिटल देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटेगा, 1:1:1 बना है, बांटेगा ये, और कैपिटल कितना दिया हुआ, 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, तो अब सिचुएशन समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो ये कितना है, 40,000, 30,000 और 20,000, 40, 30, 70 और 20, 90, मतलब 90,000 का 10% कितना, 9,000 रुपया 45,000 में से तो माइनस हो गया होता, तो ये कितना आता, 36,000 आता। बट क्या हुआ, क्या गलती कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो ये 45,000 को उसने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट दिया। तो कैसे बांट दिया होगा, 15,000 X के पास चला गया, फिर 15,000 Y के पास चला गया, और 15,000 Z के पास चला गया। ठीक है, इस तरह से बटा गया। लेकिन अब इसको गलती से बटा गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो X को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 4,000 मिलेगा, Y को कितना मिलेगा, 30,000 का 10% 3,000 मिलेगा, और Z को कितना मिलेगा, 20,000 का 10% 2,000 मिलेगा। तो ये 4,000, 3,000 और 2,000 ये क्या इतना तीनों को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अब बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो इसको इक्वल में हम बांटेंगे। तो 4,000, 3,000 और 2,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में गया उसको, मतलब XYZ को, और फिर उसके बाद प्रॉफिट जो बांटेंगे तो 12,000 तीनों, मतलब जो बचा उसको आप इक्वल रेशियो में बांट दो, तो 12,000 मतलब ये 36,000 इस हिसाब से बढ़ जाएगा। अब देखने से पता चलता है कि पहले वाले मतलब X को क्या हुआ, X को पहले कितना चला गया था, 15,000 चला गया था, मतलब क्रेडिट कर देते 15,000। अब अगर हम देखते हैं तो 12,4 16,000 रुपया उसको क्रेडिट करना है। पहले 15,000 हुआ था, अब उसके 16,000 कर रहे हैं, तो 1,000 रुपया और क्रेडिट ज्यादा करना है, तो उसको क्या करेंगे, X को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। अब बात करते हैं Y के लिए। Y का क्या सिचुएशन है, कहते हैं 15,000 उसको पहले क्रेडिट हो गया था, बाद में 15,000 पहले क्रेडिट कर दिए थे, उसके बाद जब इंटरेस्ट उसको 3,000 गया और 12,000 रुपये उसका प्रॉफिट वाला गया तो 15,000, और पहले भी 15,000, तो मतलब
दोनों 15,000, इसका कोई इशू नहीं है, ये पूरा ठीक है। उसको जितना अकाउंट मिलना था उसको उतना पहले भी उतना ही मिला और अब भी उतना ही बनता है, तो इसका भी ठीक है। अब चले आओ जेड पे। जेड पे क्या हुआ, 15,000 उसको पहले चला गया था, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 2,000 देना था, 2,000 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट वाला हिस्सा इसका 12,000, मतलब 12 तो 14,000 इसको जाने थे, उसको चला कितना गया था 15,000। तो इसको क्या हुआ था, ज्यादा चला गया था, तो जो ज्यादा चला गया था मतलब क्रेडिट हो गया था ज्यादा, तो उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो कर दो आप सी, मतलब जेड को आप डेबिट कर दो, और फिर एक्स को क्या करो, एक्स को कम चला गया था तो एक्स को क्या करो उतना से क्रेडिट कर दो। तो जो जिसके पास डेबिट ज्यादा हो गया था उसको क्या करो आप क्रेडिट करो, जिसके पास क्रेडिट ज्यादा हो गया था उसको क्या करो आप डेबिट करो। इस तरफ से जेड कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इस हिसाब से आपका ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होती है। एक टॉपिक और है इसमें, भूतकालीन समायोजन में मतलब जो भी पास्ट एडजस्टमेंट होता है उसमें कौन कौन सी आइटम आती है। कहता है कौन कौन सी आइटम आती है, कहते हैं पूंजी पर ब्याज का पूर्णतः छूट जाना, आहरणों पर ब्याज का छूट जाना, पूंजी पर ब्याज अधिक या कम अर्थात ऊंची दर या नीची दर से लगा दिया जाना। ये सब गलतियां हो सकती है पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में। कहता है साझेदारी संलग्न में प्रावधान न रहने पर भी पूंजी पर ब्याज दे दिया जाना, साझेदारों के वेतन, फीस, कमीशन, बोनस आदि का लेखा नहीं किया जाना, गलत अनुपात में लाभों का विभाजन होना और लाभ हानि अनुपात को परिवर्तित करता है, अदर व्ययों उपार्जित व्ययों का लेखा छूट जाना। तो ये सब चीज इस हिसाब से हो गई पास्ट एडजस्टमेंट को प्रभावित, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट में इस तरह के एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कौन सी है, चैप्टर ये साझेदारी, फर्मों का लेखांकन, फंडामेंटल है ये पार्टनरशिप का। तो ये टॉपिक आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। फिर अगले लेसन में मैं फिर से मिलूंगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो ठीक है, तो अभी तक जो आपके पास ये जो भी टाइम है 2 या 1.5 महीने, तो उसके लिए मैं 2 लाइन बोलूंगा। कहता है इस कदर जीना है मुझे कि आने वाले कल की फिक्र ना हो। कहता है ये जो आप 1.5-2 महीने हैं उसके लिए आप ऐसा बोलो कि इस कदर जीना है मुझे कि आने वाले कल की फिक्र ना हो, बीत गया जो कल उसकी फिर कोई जिक्र ना हो। तो ऐसे अभी आप लोग मेहनत करो कि फिर कभी ऐसा पछताने का मौका ना मिले कि जो पल बीत गए उसकी बस चला गया तो चला गया। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी का। थैंक यू।